आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार, दोपहर 1 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो इस वक्त खबर आगरा से, जहां पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने नशीली दवाओं के कारोबारी देवेंद्र आहूजा को गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो देवेंद्र आहूजा मुख्तार गैंग का गुर्गा है। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के साथ उसकी फोटो वायरल हो रही है। देवेंद्र आहूजा को पुलिस ने कोतवाली इलाके से धर दबोचा है। तो मुख्तार का करीबी बताया जा रहा है देवेंद्र आहूजा। आगरा में पश्चिम बंगाल पुलिस ने नशीली दवाओं के कारोबारी देवेंद्र आहूजा को गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो देवेंद्र आहूजा मुख्तार गैंग का गुर्गा है। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के साथ उसकी फोटो भी वायरल हो रही है। देवेंद्र आहूजा की बात की जाए तो पुलिस ने कोतवाली इलाके में उसे धर दबोचा है। तो नशीली दवाओं का ये कारोबार करता था। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसे पकड़ा है। आगरा में इसकी धरपकड़ की गई है। नशीली दवाओं के कारोबारी देवेंद्र आहूजा को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों की माने तो देवेंद्र आहूजा मुख्तार गैंग का गुर्गा बताया जा रहा है। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के साथ उसकी फोटो भी खूब वायरल हो रही है। और ये तस्वीरें जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देवेंद्र आहूजा है जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है। मुख्तार के साथ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के साथ उसकी फोटो है। देवेंद्र आहूजा को पुलिस ने कोतवाली इलाके से धर दबोचा है। किस तरह से, कब से नशीली दवाओं का ये कारोबार करता था, इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बातचीत करने के लिए आरिफ खान इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, क्या जानकारी मिल रही है इस शख्स को लेकर? देखिए, अगस्त के महीने में एक बंगाल पुलिस ने अपने यहाँ पर रेड मारी थी और वहाँ बड़ी तादाद में नशीली दवाइयों का जखीरा मिला था। उसमें 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और जब पूछताछ की तो पता चला कि आगरा का रहने वाला जो देवेंद्र आहूजा है उसका नाम निकल कर आया। इसका पूरे नशीले कारोबार का जो मास्टरमाइंड है वो देवेंद्र आहूजा बताया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि एक फोटो वायरल हुआ है जिसमें जो बसपा के सांसद है अफजाल अंसारी, उनके साथ एक फोटो वायरल हुआ है। तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी एंड गैंग क्या भी इन्वॉल्वेशन हो सकता है। इस तरह की तमाम बातें सामने निकल कर आ रही है। नशीले जो दवाइयों कारोबार है, देखिए बहुत पहले आगरा में पकड़ा गया था और बड़ी तादाद में उसमें कार्रवाई हुई थी। अब आकर ये नशीली जो दवाओं के खिलाफ कार्रवाई अब शुरू हुई है, लेकिन ये तार बहुत जो पश्चिम जो पूर्व के माफिया है वहां तक जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तो क्या ये कारोबार उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक किया करता था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसे धर दबोचा है? आरिफ, देखिए बिल्कुल, जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि आगरा में ये नकली दवाइयां जो नशीली दवाइयां हैं वो बनती थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल तक, असम तक और मेघालय तक इनकी सप्लाई होती है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच कर रही है बंगाल पुलिस। अब बंगाल पुलिस बताएगी कितना बड़ा ये रैकेट है, लेकिन जिस हिसाब से आगरा में कार्रवाई हुई है, आगरा में जो देवेंद्र आहूजा पकड़ा गया है, इससे साफ ख्याल होता है कि आगरा में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा कारोबार है नशीली दवाइयों का। और ये कार्रवाई देखिए, चूंकि अभी गिरफ्तारी हुई है, बंगाल पुलिस को यहाँ से ले जा रही है, तमाम पूछताछ होगी। हो सकता है कि बंगाल पुलिस इसको रिमांड पर ले, तब जाकर पूछताछ हो। तो फिलहाल बंगाल पुलिस की जांच पड़ताल चल रही है। जांच पड़ताल के बाद हो सकता है कई बड़े नाम इसमें शामिल हो और खुलासा हो सकता है। और कब से इसकी संलिप्तता थी आरिफ इस पूरे मामले को लेकर? और सिर्फ अकेला शख्स ही नशीले दवाइयों का कारोबार नहीं कर सकता है, क्या कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? देखिए बिल्कुल, जिस हिसाब से बंगाल पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा था, बंगाल में का जो मालदा जिला है वहां उन्होंने पकड़े थे। 3 लोग जब पकड़े गए थे तब जाकर इसका एक नाम आया है। देखिए बंगाल पुलिस ने, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली नहीं बताया, लेकिन जो उनके साथ जो स्टाफ आया था वो कह रहे हैं कि अभी कई और नाम इसमें हो सकते हैं। फिलहाल पूछताछ में सिर्फ यही देवेंद्र आहूजा का नाम आया था। अभी आगे चल के जांच चलेगी, तफ्तीश चलेगी और तब जाकर नाम पता चलेगा कितना बड़ा रैकेट था, सप्लाई कैसे हो रही थी, क्या किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए सप्लाई हो रही थी, क्या किसी गाड़ियों भर के जा रहा था, या किस तरह से सप्लाई हो रही थी, ये भी तमाम सवाल है। तो ये व्यक्ति अफजाल के साथ भी फोटो खिंचाता है, मुख्तार का गुर्गा कहा जाता है। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसे धर दबोचा है और अब इसके बारे में तमाम जानकारी जुटाने में जुटी हुई है बंगाल पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रायबरेली में लव जिहाद के लिए हिंदू नाबालिग छात्रों के अपहरण का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक 2 मुस्लिम युवक और 1 युवती हिंदू छात्रा का धर्म परिवर्तन कराने लेकर जा रहे थे। समय रहते परिजनों को इसका पता चल गया, जिससे छात्रा को उसके चंगुल से छुड़ा लिया गया। पुलिस ने दोनों युवकों और युवती को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला शहर कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ लोग एक नाबालिग युवती को प्यार के जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने ले जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो लालगंज के रहने वाले हैं, उन्होंने कोतवाली में आकर के एक तहरीर दी कि उनकी लड़की को कुछ लोग बहला फुसला के ले जा रहे थे। उनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। 3 अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना जारी है। क्या प्रकरण सर मैम निकल के आया था? प्रकरण अभी चूंकि जांच जारी है, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जब सारे तथ्य सामने आ जाएंगे तभी इस विषय पे कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए रायबरेली से मोहन कृष्ण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मोहन, कहाँ की रहने वाली ये लड़की है और कहाँ इसको लेकर जाया जा रहा था? किस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया? जी नीलू, आपको बताना चाहेंगे, लड़की जो है लालगंज कस्बे में एक सब्जी मंडी जगह है, वहाँ की रहने वाली है और रायबरेली के फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा है, जो इन लोगों के साथ जो है रोजाना जो है लालगंज से रायबरेली तक आती है। कल ये लोग फिर मिले, इनके घर वालों को मतलब कुछ दिन पहले जो उनके परिजनों का कहना है कि उनको सूचना मिली कि उनसे कहा कि अपनी बेटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो उनके परिजनों ने उसके बेटी के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। तो कल जो जब रायबरेली में ये बच्ची जब लड़की घंटा घर के पास पहुंच थी, तो ये उसके जो 3 लोग थे उसके साथ बताए जाते साथी उसके घर उसमें ही रहते हैं, उसी के साथ इसको पकड़ा, उसके घर वालों ने पकड़ा। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, फिर पुलिस ने जो है तुरंत इस मामले में कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की। 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक लड़की भी है और 2 युवक भी हैं। इनसे लगातार पूछताछ जारी है। और नीलू, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और योगी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब हार का डर होता है तो सिर्फ डेरा ही नहीं डाले जाते हैं, बल्कि चाचा के पांव भी छुए जाते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को उपचुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए वो मैनपुरी में ही डटे हुए हैं। लेकिन जो आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में हुआ था, वही मैनपुरी उपचुनाव में भी होने जा रहा है। जब हारने का डर होता है तो डेरा ही नहीं डालते, चाचा के पैर भी छुए जाते हैं। तो अब चाचा के पैर भी छू रहे हैं मंच से और वहीं पे बैठे हुए हैं, और जिससे कि वो सीट मैनपुरी हारे ना, मगर हार उनको दिख रही है। जो आजमगढ़ में हुआ वो मैनपुरी में भी होएगा। परिवारवाद वर्सेस विकासवाद की लड़ाई है और विकास जीतने वाला है। और केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल का दावा है कि मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य हर हाल में जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि SP के पास ना तो अब मुलायम सिंह जैसा कद्दावर नेता है और ना ही उस तरह का जनाधार। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी योगी सरकार जनता के हित में काम कर रही है, उसमें बीजेपी की जीत तय है। SP सिंह बघेल इटावा के जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने आए हैं। जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य जीत रहे हैं, क्योंकि पिछली बार सपा बसपा के गठबंधन में मुलायम सिंह यादव जैसे बहुत बड़े कद्दावर नेता केवल 94,000 से जीते थे। अब BSP ने अपना गठबंधन तोड़ लिया है तो 1 लाख वोट कम हो गया। दूसरी बात है, अब मुलायम सिंह यादव जैसा कद्दावर प्रत्याशी नहीं है, डिम्पल यादव हैं। तीसरी बात, केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं। और खतौली में जयंत चौधरी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव हम जीतने वाले हैं। बीजेपी सरकार की कमियां सामने हम लेकर आएंगे। जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उसे लेकर हम मुद्दा बनाएंगे। वोट से विरोधियों को जवाब देंगे। जयंत चौधरी ने ये सारी बातें कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी नकारात्मक प्रचार कर रही है और हम अपनी बातें जनता के बीच में रहेंगे और वोट से हम विरोधियों को जवाब देने वाले हैं। और कोई चुनाव इस तरह का होना नहीं है, और 3 जगह चुनाव हो रहा है प्रदेश में। पूरे देश की नज़र उस पर टिकी है कि क्या नतीजा आता है। और हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही ये चुनाव आया है। जिन परिस्थितियों में खतौली का चुनाव हुआ है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के विधायक थे जो डिस्क्वालीफाई हो गए, जिनको दंड दिया गया है और बहुत सीरियस क्राइम पे उनको जो है सज़ा दी है कोर्ट ने, तो और विशेष एक नज़र आती है, क्योंकि मुजफ्फरनगर क्षेत्र है, किसानों की भूमि है और बीजेपी उस सीट को जीती थी। बाकी दोनों सीट तो समाजवादी पार्टी के खाते में है।
तो इसलिए हम सबका प्रयास है कि भाईचारे की जीत हो और एक सकारात्मक मैसेज, एक पॉजिटिव कैंपेन लेके हम लोग जा रहे हैं। सरकार की जो कमियां हैं, जो महंगाई है, जो बिजली की दर पूरे उत्तर भारत में सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में आम ग्राहक को, किसान को दी जा रही है। गन्ने का भाव, गन्ने का बड़ा उत्पादन क्षेत्र है ये, यहाँ गन्ने का भाव इस सत्र का घोषित सरकार नहीं कर पा रही है। तो ये बड़ी कमियां लोगों के नज़र में आ रही हैं और मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे गठबंधन को मौका दें। आरएलडी के प्रत्याशी को बहारी बताया जा रहा है, बाहुबली बताया जा रहा है, क्या कहना है उससे? कई आरोप ये तो पैतरे होते हैं चुनाव में। खुद नरेंद्र मोदी जी हमारे क्षेत्र उत्तर प्रदेश के राज्य से निर्वाचित हुए हैं और हमारे प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री भी अब अलग राज्य हो गया है उत्तराखंड, वहाँ के मूल निवासी बताए जाते हैं। हालांकि गोरखपुर क्षेत्र ने उनको अपनाया, तो ये कोई मापदंड नहीं होता। चौधरी चरण सिंह जी अब हापुड़ अलग जिला हो गया है, क्या बागपत के या मेरठ के लोग उनको ये नहीं कहेंगे कि चौधरी चरण सिंह जी हमारे अपने हैं? तो ये संकुचित विचार हैं, नेगेटिव कैंपेनिंग है। उस नेगेटिव कैंपेन का सबसे अच्छा उत्तर होगा वोट के माध्यम से इनको छोड़ दें। सबसे बड़ी बात, विपक्ष जो है दो मोर्चे पर लड़ रहा है, भाजपा से भी लड़ रहा है वहां पर और सरकारी मशीनरी से भी लड़ रहा है, तो किस तरीके से आप इस इलेक्शन को देखते हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी तीखी प्रक्रिया दी है और पूरी फाइल मंगवाना अनप्रेसिडेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट एक चुनाव आयुक्त के नियुक्ति को लेकर इतना सरकार को आड़े हाथों ले, ये शायद पहले कभी हुआ नहीं है। और ये दर्शाता है कि एक तरह से जो एक सूत्रीय कार्यक्रम के तहत सरकार काम कर रही है, तमाम एजेंसीज को एक पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल कर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। जो भी विपक्षी हैं उनको दबाने की कोशिश कर रही है। तो आज तो संविधान दिवस है और अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है और हमारा मूल अधिकार है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जनता हमें संरक्षण देगी और अपील करते हैं कि जनता इतना मार्जिन से हमें जिताए कि कोई गड़बड़ी ना हो पाए। और बिहार में सोनपुर मेले में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में उत्तर प्रदेश में बाबा गाने वाली स्टार कवियत्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर को बुलाकर कविता पढ़ने नहीं दिया गया, जिसके बाद दूसरे कवियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। दरअसल मेले में पर्यटन विभाग के मुख्य मंच पर शुक्रवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम कवियों के साथ स्टार कवियत्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर को भी काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया था, पर उन्हें कविता पढ़ने नहीं दिया गया। अनामिका अंबर का कहना है कि उन्हें मंच पर इसलिए नहीं जाने दिया गया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के समर्थन में कविताएं पढ़ी थी। कि मैं कुछ ना कह दूं, तो मुझे मंच पर कल कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करने से रोका गया, मंच पर जा। अब ये तो वही लोग जाने कि उन्होंने मुझे क्यों रोका है काव्य पाठ करने से, किस बात का डर है, कौन से सच का डर है या मेरी किस कविता से डर है कि कल उन्होंने मुझे काव्य पाठ करने से रोका। लेकिन मुझे बहुत दुख है, बहुत निराश हुई हूँ मैं इस बात को लेकर के, और ये निराशा के साथ ही मैं वापस जा रही हूँ कि मैं कल यहाँ काव्य पाठ करने आई। मुझे बहुत मन से इन लोगों ने आमंत्रण दिया और मंच पर चढ़ने से पहले रोक दिया गया और प्रशासन ने ये बताया हमें कि उनके ऊपर प्रेशर है, उन्हें बिहार सरकार का आदेश है कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ ना करने दिया जाए। तो किस बात का डर है ये वही जाने। कल मैं पटना आ गई थी और कल सुबह पटना लैंड किया है और अब आज वापस जा रही हूँ। मुझे पटना में ही रोक दिया गया और कवियों को, जब कवि सोनपुर पहुंचे तो हरिहर क्षेत्र में सोनपुर मेला के बड़े कार्यक्रम में जब कवि पहुंचे तो उनको कहा गया कि अनामिका अंबर मंच पे नहीं आएंगी, उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, उन्हें काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा। तो हमारे कवियों ने ये निर्णय लिया कि कवि भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। एक कवि का यदि अपमान होता है तो सभी कवियों ने बहिष्कार किया और इस बात का निर्णय लिया कि वो भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। तो मुझे बहुत अपमान होता है। तो अनामिका को नहीं मंच पर चढ़ने दिया, लेकिन अनामिका ने यूपी में काबा, यूपी में बाबा बा, वो पहले गाना सुन लेते हैं। शायद यही वजह रही कि उनको मंच पर नहीं आने दिया गया कविता पाठ के लिए।
बाबा है यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। तो यूपी में बाबा, और शायद इसलिए उन्हें बिहार में कविता पाठ नहीं करने दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सब इंस्पेक्टर से बदतमीजी करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ शाहीन बाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 2 अन्य आरोपी मिन्हाज और साबिर को भी हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तैयब मस्जिद इलाके के पास पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस कांस्टेबल ने भीड़ को देखा, जहां कांग्रेस एमसीडी काउंसलर उम्मीदवार अरीबा खान के पिता आसिफ मोहम्मद खान अपने समर्थकों के साथ जोरदार नारे लगाकर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। जब कांस्टेबल ने उनसे चुनाव आयोग की अनुमति मांगी तो आसिफ खान भड़क गए और सब इंस्पेक्टर के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इतना ही नहीं, आसिफ ने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया और कांस्टेबल के साथ मारपीट की, जिसके बाद थाना शाहीन बाग में आसिफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और आगे की जांच जारी है। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने वीडियो को शेयर किया है। और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने हथियारों की दुकानों का सघन निरीक्षण किया है। पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों ने भी गन हाउस की दुकानों का औचक निरीक्षण कर रखरखाव, स्टॉक रजिस्टर और हथियारों के बारे में जानकारी हासिल की है। तो जिस तरह से उपचुनाव होने हैं प्रदेश में, उसको लेकर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने हथियारों की दुकानों का सघन निरीक्षण किया। पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों ने सभी गन हाउस की दुकानों का औचक निरीक्षण कर रखरखाव, स्टॉक और रजिस्टर जानकर हथियारों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की है। और खबर हापुड़ से, जहां पर धौलाना थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया यूपीएसआईडीसी में खेकरा प्राइवेट इंडस्ट्रीज में लोहा गलाने वाली भट्टी में गिरने से मैनेजर की मौत हो गई। मैनेजर भट्टी में जिंदा जल गया। परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर हत्या का आरोप लगाते हुए धौलाना थाना में केस दर्ज कराया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अनुराग त्यागी 6 महीने से इस फैक्ट्री में मैनेजर था। मौत की सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाँ जी, इसी में और जो हार्ड जो कैमरे लगे हुए थे वो भी तोड़ फोड़ कर दिए। हार्ड डिस्क डिब्बे सब फाड़ के ले गए और फैक्ट्री मालिक यहाँ कोई नहीं है। इन्होंने मेरे भाई को मार करके उसके ऊपर मलबा डाल दिया गया है। आप देख लीजिए भट्टी सामने वहाँ पे, और इस फैक्ट्री ने, और कोई मालिक अभी तक नहीं आया। थाना धौलाना में सूचना प्राप्त हुई कि खेकड़ा कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड यूपीएसआईडी फेज 3 फैक्ट्री में एक कर्मचारी ने फर्नेस में कूदकर जान दे दी है। इस सूचना पे तत्काल मौके पे स्थानीय पुलिस पहुंची और परिजनों से वार्ता कर परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमे में जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे वहां, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। समस्त तथ्यों पे आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और नोएडा से खबर लेते हैं, जहां पर लिफ्ट में 2 बच्चों पर डॉग अटैक की घटना सामने आई है। लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई है। महिला ने बच्चों को लिफ्ट से बाहर निकाला। ये पूरा मामला सेक्टर 168 की घटना है, जहां पर गोल्डन पाम सोसाइटी की लिफ्ट में कुत्ते ने 2 बच्चों पर हमला किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख सकते हैं। 2 बच्चे पहले से इस लिफ्ट में थे। अचानक एक महिला अपने कुत्ते के साथ लिफ्ट में दाखिल होती है और किस तरह से कुत्ता इन दोनों बच्चों पर झपटता है, लेकिन जो कुत्ते की मालकिन है उन्होंने अपनी सजगता दिखाते हुए दोनों बच्चों को तुरंत लिफ्ट से बाहर जाने दिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। और मेरठ में प्रेम संबंध में तकरार प्रेमिका की हत्या की वजह बन गई। इतना ही नहीं, प्रेमी ने खुद को भी गोली मार ली, लेकिन उसकी जान बच गई। वो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। लड़की 11 दिनों से लापता थी। पुलिस ने लापता युवती का शव बरामद कर लिया है।
ले ले फोटो खींच लीजिए। और बरेली में प्रेमी के शादी से इनकार करने पर एक युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। युवती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। युवती की हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। मामला थाना बारादरी क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले करीब 5 साल से पड़ोस के युवक शाहरुख उर्फ सोनी से युवती का प्रेम संबंध था। युवती ने शादी की बात की तो शाहरुख ने इनकार कर दिया। दुखी होकर युवती ने सुसाइड की कोशिश की। पीड़िता ने शाहरुख को कड़ी सजा की मांग की है। जैसे मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ तो वो मुझसे 5 सालों से करता है, तो अब मना कर रहा है। पहले कहता भी था, उसके घर वालों ने भी कहा था, अब कह रहा नहीं करनी हम शादी। कह रहा तू मर गया, मुझे कोई मतलब नहीं है। और वाराणसी के अहिल्याबाई घाट के पास नाव बीच गंगा में पलट गई। नाव में 34 लोग सवार थे। स्थानीय मल्लाहों और पुलिस की सक्रियता से सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस हादसे में डूबे 2 लोगों की हालत इस वक्त गंभीर है। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को बीएचयू अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। नाव पर सवार सभी लोग केरल के रहने वाले थे। भाषाई दिक्कत की वजह से कुछ परेशानी सामने आई, मगर पुलिस कमिश्नर ने तमिल ज्ञान से इन समस्या का निदान मिल गया। पुलिस कमिश्नर ने तमिल में बात कर हर संभव मदद का आश्वासन लोगों को दिया। नाव का पटरा निकलने की वजह से हादसा हुआ। हादसे के बाद नाविक फरार। एक नाव केदार घाट से चलती है जो अपने आंध्र प्रदेश के श्रद्धालुओं को लेकर दर्शन पूजन स्नान आदि के लिए निकलते हैं। उसमें लगभग 34 व्यक्ति सवार थे। नाव वाले ने किसी को भी लाइफ जैकेट वगैरह नहीं पहनाया था। नाव बीच में आती है जब शीतला घाट के सामने, तो उसका पटरा हट जाता है या टूट जाता है, जिसकी वजह से नाव में पानी भर जा रहा है। नाव में पानी भरने के कारण लोग थोड़ा घबरा गए। उसमें से 2 व्यक्ति नदी में गिर गए थे। हमारे मल्लाह और जल पुलिस जो यहाँ के लोकल थे, उन लोगों ने जाकर नाव को, जितने लोग थे सबको रिकवर किया है। 34 लोग सवार थे। 2 लोग अस्पताल भेजे गए हैं, जिसमें से एक पुरुष और एक महिला हैं। दोनों आपस में पति पत्नी हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट से आग लगी।